हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और ये क्वेश्चन जो है दिस इज़ फॉर डबल पेंडुलम। और डबल पेंडुलम किस तरीके से डिफाइन किया है उसको देखते हैं ज़रा। उससे पहले देखिए ज़रा क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट by a string of length L1, and a second particle of mass m2 is suspended from the first particle by the string of length L2. The system is constrained to move in vertical plane. Constrained मतलब उसके ऊपर कंडीशन लगा दी हमने कि वर्टिकल प्लेन में ही उसका मोशन होगा। नाम है इसका डबल पेंडुलम। क्यों डबल पेंडुलम? क्योंकि आपने एक स्ट्रिंग के ऊपर दो मासेस जो हैं वो हैंग किए हैं। एक मास m1 है और एक मास m2 है। चूजिंग द इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड एंगल थीटा एंड फाई। ये दो एंगल लिए हमने, कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा आपको डायग्राम में। विच द स्ट्रिंग मेक्स वर्टिकली। ये जो दो एंगल हैं, ये कौन बना रहा है? ये धागा बना रहा है, ये स्ट्रिंग बना रहा है, दो एंगल बना रहा है अकॉर्डिंग टू टू मासेस। कैलकुलेट द जनरलाइज्ड फोर्स। तो पहला क्वेश्चन उसने बोला है कि जनरलाइज्ड फोर्स को कैलकुलेट करो, मतलब उन पॉइंट्स के ऊपर जो नेट फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे वो कितने क्या होंगे, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करो। तो दो चीज़ें डिस्कस की, तो जनरलाइज्ड फोर्स निकालनी है, एंड आई थिंक दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें उसने जनरलाइज्ड फोर्सेस की बात की, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले जो क्वेश्चन है उसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। ये इसके डायग्राम है, ध्यान से देखते जाना। दिस इज़ ओ, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। ये मैंने एक स्ट्रिंग लिया ओ से लेके ये पूरा यहाँ तक बी पॉइंट तक, ठीक है जी। इस स्ट्रिंग का एक एंड जो हमने यहाँ पर हिंज कर दिया, यहाँ ये कुछ भी लगा लीजिए, यहाँ पर कील लगा दी और उस कील के साथ इसको बांध दिया। बांधने के बाद क्या किया, L1 डिस्टेंस के ऊपर आपने एक वेट मास जो है वो ए पॉइंट के ऊपर बांध दिया। अब मास मान लीजिए m1 है तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ गया m1 जी। ये धागा कंप्लीट एक ही धागा है। इसके L1 डिस्टेंस के ऊपर हमने ए पॉइंट पे मास बांध दिया m1, तो वेट हो गया इसका m1 जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। उसी तरीके से बी पॉइंट नेक्स्ट जो दूसरा एंड था स्ट्रिंग का, उस एंड के ऊपर आपने वेट बांध दिया m2 जी, मतलब मास बांध दिया m2, तो वेट हो गया m2 जी। दिस इज अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब क्योंकि इस एंड को आप फ्रीली छोड़ नहीं सकते, अगर फ्रीली छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये घूम के सीधा बाई इसके साथ टच कर जाएगा। तो ये मतलब आपका जो स्ट्रिंग है ये हवा में रहे या इस प्लेन में एग्जिस्ट करे, एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करे, तो हमने क्या किया, इस बी पॉइंट के ऊपर इसको पी फोर्स से होल्ड कर दिया। बी पॉइंट के ऊपर पी फोर्स, पी ऑफ टी, इस पी फोर्स से हमने इसको होल्ड कर दिया ताकि ये स्ट्रिंग जो है वो इस बाई की तरफ ना आए। अब देखो ज़रा अल्टीमेटली, अब देखो ज़रा ज्योमेट्रिकली क्या कुछ हुआ यहाँ पे। ये जो L1 लेंथ है स्ट्रिंग की, मान लीजिए दिस मेक्स एंगल थीटा दिस विद वर्टिकल, ठीक है जी। ए पॉइंट के ऊपर आपने क्या किया, ये मास जो है वर्टिकल डाउनवर्ड्स एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ए पॉइंट के ऊपर स्ट्रिंग की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी इस वर्टिकल लाइन के साथ। नाउ दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर नॉट सेम, ये आपको पता होना चाहिए। ये एंगल दोनों सेम तभी होते हैं जब आपकी ये दोनों लाइनें पैरेलल हों और ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो ऐसे करके। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ठीक है, ये फर्दर किसी और एंगल के ऊपर मेंटेन होगी, तो से दिस एंगल इज फाई। उसके बाद अब अगर आप ध्यान दें ज्योमेट्रिकली, मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, यहाँ पर ये एक लाइन खींची, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। अब ये चीज़ें बताने लायक तो नहीं है आपको, पर पता होनी चाहिए। नाउ इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल हमारे को ये साइड पता है, हमने ये साइड निकालनी है और ये साइड निकालनी है, और ये चीज़ें मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। जिस साइड को निकालना है उसको रखो ऊपर, जो पता है उसको रखो नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। आपको पता होना जिस लाइन के साथ एंगल बनता है दैट लाइन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज एक्स एक्सिस। तो ये बन गया एक्स एक्सिस, ये बन गया आपका बेस, ये हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो जिसको निकालना उसको रखो ऊपर, जो पता उसको रखो नीचे। तो बेस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, तो दिस इक्वल टू L1 साइन थीटा, इसका मतलब ये लेंथ होगी L1 साइन थीटा। उसी तरीके से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, तो ये लंबाई बन गई आपकी L1 कॉस थीटा। इसका मतलब इस कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट हो गए L1 साइन थीटा, L1 कॉस थीटा। मतलब x1 x डायरेक्शन में इसकी जो ए पॉइंट की डिस्टेंस है दैट इज L1 साइन थीटा, और y डायरेक्शन में जो है दैट इज L1 कॉस थीटा।
उसी तरीके से नीचे ये अगेन आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ऑन द सेम वे, यहाँ एंगल फाई है तो ये लेंथ बन गई L2 साइन फाई, ये लेंथ बन गई L2 कॉस फाई। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके L2 साइन फाई कॉमा L2 कॉस फाई। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद थोड़ी सी बात मैं आपसे और कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे मैंने कुछ बनाया है यहाँ पे, और आपको पता होना चाहिए अगर दो फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हूँ, अगर दो फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन एक ही डायरेक्शन में है तो नेट रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज होता है सम ऑफ द फोर्सेज, कि जो नेट रिजल्टेंट होगा उन फोर्सेज का, जो फोर्सेज उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं उसका सम होगा नेट रिजल्टेंट। और अगर फोर्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट होगा डिफरेंस ऑफ द फोर्सेज। ये आपको पता होना चाहिए, छोटी क्लासेस के कंसेप्ट है। एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सम ऑफ द फोर्सेज, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट होगा डिफरेंस ऑफ द फोर्सेज, और उसकी डायरेक्शन जो होगी रिजल्टेंट होगी वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। इन दोनों में जो बड़ी फोर्स होगी उस साइड को रिजल्टेंट की डायरेक्शन एक्ट करेगी, और अगर डायरेक्शन दोनों की सेम है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में दोनों फोर्सेज हैं। तो क्योंकि ये कंसेप्ट कहीं यूज़ हो रहा होगा इसलिए मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया आपके साथ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस डायग्राम। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी फर्दर एनालॉजी जो है। तो सबसे पहले वी नो द जनरलाइज, क्योंकि पहले उसने पूछा जनरलाइज फोर्सेज निकालो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करो। वी नो द जनरलाइज्ड फोर्सेज आर गिवन बाई क्यू, कैपिटल क्यू रो इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एफ आई वेक्टर डॉट करली आर आई वेक्टर बटे करली क्यू रो। और अगर आपको याद हो तो हमारा जो आई थिंक आर्टिकल नंबर 3 या 4 था, लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने बेसिक रिजल्ट किया था, उसके बीच में उस आर्टिकल को करते करते बीच में ये चीज़ आई थी। तो जो जनरलाइज्ड फोर्सेज होती हैं, जो फोर्सेज सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं, जिसके हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो दो जनरलाइज्ड फोर्सेज आर गिवन बाई आई वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एफ आई डॉट करली आर आई बटे करली क्यू रो। यू कैन चेक आइदर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जो लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपकी सिंपल सिस्टम के लिए, उसमें जाके इक्वेशन नंबर 16-17 के आसपास ये रिजल्ट आपको नजर आएगा। ओके उसके बाद लेट R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर भी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ टू पार्टिकल्स एट A एंड B। अब A पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल है मान लीजिए इसकी पोजीशन R1 है, B पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल है इसकी पोजीशन जो है वो R2 है। ले ली हमने पोजीशन इसकी। दिस इम्प्लाई R1 वेक्टर, अब आपने आप देखो जरा, R1 का मतलब A पॉइंट की पोजीशन, और A पॉइंट की पोजीशन किसके द्वारा दी जा रही है, L1 साइन थीटा L1 कॉस थीटा, मतलब I कंपोनेंट L1 साइन थीटा, J कंपोनेंट L1 कॉस थीटा। तो R1 वेक्टर क्या हो गया, L1 साइन थीटा I कैप प्लस L1 कॉस थीटा J कैप, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से B वेक्टर, B पॉइंट की पोजीशन क्या है, R2 वेक्टर, तो इसकी पोजीशन इज अगेन इन XY प्लेन। तो XY प्लेन में अब देखो B पॉइंट की पोजीशन ध्यान से देखना जरा, B पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी L1 साइन थीटा, यहाँ से यहाँ कितनी L2 साइन फाई, तो टोटल कितनी होगी L1 साइन थीटा प्लस L2 साइन फाई आई, प्लस उसी तरीके से बाई डायरेक्शन में देखिए ज़रा, यहाँ से यहाँ तक L1 साइन थीटा, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक L1 L2 कॉस फाई, और यहाँ से यहाँ तक L1 कॉस थीटा, मतलब यहाँ से यहाँ L1 कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ L2 कॉस फाई। तो टोटल कितना होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट, L1 कॉस थीटा प्लस L2 कॉस फाई। J कंपोनेंट, I कंपोनेंट का मतलब एक्स डायरेक्शन, J कंपोनेंट का मतलब बाई डायरेक्शन। और सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, L1 साइन थीटा कॉमा L1 कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं L1 साइन थीटा प्लस L2 साइन फाई कॉमा L1 कॉस थीटा प्लस L2 साइन फाई, कोऑर्डिनेट फॉर्म में यू कैन राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आगे दोनों पार्टिकल की पोजीशन A एंड B। आल्सो द फोर्सेज ऑन टू पार्टिकल्स, अब देखो जरा A पॉइंट के ऊपर कौन कौन सी फोर्स है, A पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्सेज हैं, देखो एक ही फोर्स नजर आ रही, कौन सी, M1G इटसेल्फ। A पॉइंट के ऊपर फोर्स है M1G, तो M1G वर्टिकली डाउनवर्ड्स है वाई डायरेक्शन में, तो J कैप आ गया। और B पॉइंट के ऊपर वी हैव टू फोर्सेज, अगर आप ध्यान दें तो M2G वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, और P फोर्स आपने ऐसे इसको होल्ड करने के लिए रखी हुई है। ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट कितना होगा फोर्स का, यहाँ पे नेट रिजल्टेंट इस B पॉइंट को आपने होल्ड किया है बाई P फोर्स, और M2G वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करी, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिफरेंस ऑफ द फोर्सेज, क्योंकि ये ऐसे लग रही है और ये नीचे को लग रही है, द डायरेक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेज आर नॉट सेम, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका नेट रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज होगा डिफरेंस ऑफ द फोर्सेज। अब अगर M2G बड़ी होगी तो ये बन जाएगा M2G माइनस P, अगर P बड़ा होगा तो P माइनस M2G बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया M2G, J वर्टिकली डाउनवर्ड्स है तो J कैप आ गया, माइनस PT I, P नहीं लिखना, T मत लिखिए, सिंपल P भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो F2 फोर्स आ गई M2G J, J मीन्स वर्टिकल डाउनवर्ड्स माइनस PT I,
तो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग एट बी पॉइंट। इवन यू कैन टेक इट एज पी टी आई कैप माइनस M2G/J, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता नहीं यहाँ पर कौन सी फोर्स बड़ी है कौन सी फोर्स छोटी है, पर इतना क्लियर है कि नेट रिजल्टेंट जो बी पॉइंट के ऊपर होगा दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द फोर्सेज। उसके बाद R1 मिल गया, R2 मिल गया, F1 मिल गया, F2 मिल गया। अकॉर्डिंग टू क्यू रो, क्योंकि वी वांट टू फाइंड जनरलाइज फोर्सेज, तो जनरलाइज फोर्सेज का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्सेज ऑन द बॉडी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो उसके अनुसार आप मूव करते हैं। तो यहाँ पर Q1 क्या बन जाएगा, Q1 क्या बन जाएगा, देखो जरा अपने आप, आई वेरीज फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि वी हैव ओनली 2 पार्टिकल्स। आपको अब याद होना चाहिए रो क्या रिप्रेजेंट करता था, नंबर ऑफ जनरलाइज्ड पार्टिकल्स, आई रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो कितने पार्टिकल हैं यहाँ पे, सिर्फ 2 ही हैं, 2 पोजीशन है हमारे पास। तो आई की वैल्यू 1 to 2 क्या बन जाएगा, F1 कर ली R1 बटा कर ली Q1 प्लस F2 कर ली R2 बटा कर ली Q2। तो ये देखिए जरा, क्यू थीटा, Q1 बोल दो या क्यू थीटा बोल दो, बिकॉज वी हैव ओनली 2 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स थीटा एंड फाई। तो अकॉर्डिंग टू थीटा जनरलाइज्ड फोर्सेज कैपिटल क्यू थीटा, इवन यू कैन राइट इट एज Q1। तो अकॉर्डिंग टू थीटा क्या बन जाएगा, F1 कर लिया R1 बटे कर ली थीटा, क्यू रो बन गया थीटा, प्लस F2 कर लिया R2 बटा कर ली थीटा। और उसी तरीके से दूसरी फोर्स किसकी वजह से, फाई की वजह से, तो क्यू फाई, F1 कर लिया R1 बटा कर ली फाई प्लस F2 कर लिया R2 बटा कर ली फाई। अब सारी चीज़ें आपके पास पड़ी हैं। अब ये कैलकुलेशन वर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। F1 आपको पता है, F2 आपको पता है, R1 R2 आपको पता है। तो क्या करना, पहले R1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो। पहले F1 ये आ गया, F1 डॉट R1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, प्लस F2 क्या है ये, R2 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया, ये आ गया। उसी तरीके से Q5 में पहले F1 आ गया डॉट R1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई, क्योंकि R1 में फाई नहीं है तो डेरिवेटिव आ गया 0, प्लस F2 R2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई, ये आ गया। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट है, जे का डॉट आई के साथ 0, जे का डॉट जे के साथ 1, ये आ जाएगा। फिर जे का डॉट आई के साथ 0, जे का डॉट जे के साथ 1, ये आ जाएगा। फिर आई का डॉट आई के साथ 1, आई का डॉट जे के साथ, डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही है ना, सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। ठीक है जी, तो उस हिसाब से नाउ यू कैन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स एंड वी गेट दिस रिजल्ट। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये 0 इंटू समथिंग इज 0, जे का डॉट आई के साथ 0, जे का डॉट जे के साथ 1, आई का डॉट आई के साथ 1, आई का डॉट जे के साथ 0, ये आगे नीचे। तो ये अभी आपके आगे जनरलाइज्ड फोर्सेज। तो यहाँ पर आके आधे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया, कि उसने पूछा था कि जनरलाइज्ड फोर्सेज निकालो, सो दीज आर द जनरलाइज्ड फोर्सेज। उसके बाद अब पूछा उसने इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए फिर वही बातें, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालो, उसका एल निकालो, और एल निकालने के बाद फिर इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करो। तो काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि वी हैव 2 पार्टिकल्स, तो फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ M1V1 इज बिकॉज ऑफ पोजीशन वेक्टर R1, तो V1 कितना हो गया R1 डॉट, V2 हो गया R2 डॉट, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन R1 है तो वेलोसिटी V1, सेकंड पार्टिकल की पोजीशन R2 है तो वेलोसिटी V2। अब यू कैन फाइंड R1 आपके पास है पड़ा हुआ, ध्यान से सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे। पहले R1 डॉट निकालना है, रफ कॉपी में निकालना आपने, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन की है। R1 का डॉट निकालना है, और R1 का डॉट निकालने के बाद उसका फिर स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का मतलब हुआ R1 डॉट को R1 डॉट से ऑपरेट करना है, मतलब R1 का पहले डॉट निकालना है, और R1 का डॉट का होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ये हुआ R1 डॉट का R1 डॉट से डॉट लेना, डॉट प्रोडक्ट लेना। जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये बन जाएगा अपने यहाँ पे। उसी तरीके से R2 डॉट इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे, R2 डॉट, फिर R2 आपके पास है प्रीवियस पेज में, तो उसका डॉट निकालो, और डॉट निकालने का फिर R2 डॉट का स्क्वायर निकालो। स्क्वायर का मतलब R2 डॉट का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है R2 डॉट के साथ। तो जब R2 डॉट का डॉट प्रोडक्ट R2 डॉट के साथ लेंगे तो ये आ जाएगा अपने आप ही। और उसका ओपन ऑल द ब्रैकेट्स। अब ये प्रोसीजर मैंने बताया आपको कैसे खोलते हैं ब्रैकेट्स। जैसे यहाँ पर देखो ज़रा, अगर यहाँ आप ध्यान दें तो ये L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, आई थिंक दोनों में कॉमन, अंदर बचेगा कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा, तो ये बच गया कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा 1 हो गया। उसी तरीके से इस होल स्क्वायर को खोलो, इस होल स्क्वायर को खोलो, सेम टर्म इकट्ठे कर दो, M2 के ऑप्शन इकट्ठे कर लो, फिर बाकी जो बचा ये 2L1 L2 थीटा डॉट फाई डॉट, यहाँ पर जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, जिसका फार्मूला होता है कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। ये बेसिक रिजल्ट है आपके छोटी क्लासेस के, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। ठीक है जी।
सिंपल कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन वर्क अब मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, तो यू कैन डू इट। उसके बाद नेक्स्ट फिर सेम उसी तरीके से ये आ गया आपका कैपिटल टी, ये कैपिटल टी बन गया यहाँ पे। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल वी, पोटेंशियल एनर्जी बोलो अपने आप बोलो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, एच मीन्स हाइट, तो हाइट क्या थी यहाँ पे देखो ज़रा, हाइट ये थी, जो ए पोजीशन का पार्टिकल है इसकी हाइट है L1 cos थीटा, और जो बी पोजीशन पे पार्टिकल है उसकी हाइट है कितनी, L2 cos फाइव प्लस L1 cos थीटा, मतलब L1 cos थीटा प्लस L2 cos फाइव इज़ द हाइट ऑफ बी पार्टिकल, और ए पार्टिकल की हाइट है L1 cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, माइनस वाई माइनस बिकॉज पार्टिकल इज वर्टिकली बिलो द ओरिजिन, पार्टिकल जो है वो हैंग कर रहा है ओरिजिन से डाउनवर्ड्स, इसलिए नेगेटिव साइन है, तो माइनस एम जी, ये आगे पहले पार्टिकल की हाइट, माइनस M2G, L1 cos थीटा प्लस L2 cos फाइव, आगे दूसरे पार्टिकल की हाइट। तो उसका थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो, ये ब्रैकेट खोल के यहाँ पर L1 cos थीटा के ऑप्शन इकट्ठे कर लिए और L2 cos फाइव के ऑप्शन इकट्ठे कर लिए, तो ये बन गई पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो L मिल जाएगा, L क्या होता है T माइनस बी, L इज़ T माइनस बी, ठीक है जी। तो T की वैल्यू पुट कर दी, B की वैल्यू पुट कर दी, ये आपके पास L आ गया। बस जैसे L बना उसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है थीटा एंड फाइव, तो इन थीटा और फाइव के अनुसार हमारी लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, डी डी टी ऑफ कर लिया L बटे कर ली थीटा डॉट माइनस कर लिया L बटे कर ली थीटा, ये थीटा है ध्यान रखना, डॉट नहीं है यहाँ पे, कर ली थीटा इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी क्या बन जाएगी डी डी टी ऑफ कर लिया L बटे कर ली फाइव डॉट माइनस कर लिया L बटे कर ली फाइव इक्वल टू जीरो। अब L आपके पास पड़ा है, ये कैलकुलेशन वर्क में फिर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आराम से बैठ के करना है आपने। इस L को पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट डिफरेंशिएट करो, ये आ जाएगा, फिर इस L को विद रिस्पेक्ट टू इस L को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसी तरीके से फिर L को विद रिस्पेक्ट टू फाइव डॉट डिफरेंशिएट करो, ये आ गया, फिर इस L को विद रिस्पेक्ट टू फाइव डिफरेंशिएट करो, यहाँ से यहाँ तक आ गया, बस उसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं। सो दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस डबल पेंडुलम, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, L को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट डिफरेंशिएट करके ये आ गया, फिर L को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। उसी तरीके से फिर इस L को विद रिस्पेक्ट टू फाइव डॉट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया, और विद रिस्पेक्ट टू फाइव डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया, और ये कैलकुलेशन वर्क में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इट इज़ वेरी सिंपल, L आपके पास है, आपने सिंपल इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट थीटा एंड विद रिस्पेक्ट टू फाइव डॉट फाइव डिफरेंशिएट करना है, बस और कुछ नहीं है। सो दिस इज़ द आर्टिकल। और यहाँ आके आपका एक सब टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे एंड दैट टॉपिक इज़ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क क्या होता है, इसमें मैं आपको मैक्सिमम आर्टिकल जो है वो होमवर्क में ही दूंगा, क्योंकि इट इज़ क्वाइट सिंपल, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्चुअल वर्क। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज़ in the shape of question number 21, define potential energy of a system of particle and show that the increment of potential energy equals to the work done with its sign changed, that is इसका बोलने का मतलब क्या बोल रहा है, इंक्रीमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मीन्स डेल वी इज इक्वल टू वर्क डन विद इट्स साइन चेंज्ड, विद इट्स साइन चेंज मीन माइनस टाइम डेल डब्ल्यू। ये हमने प्रूव करना है, तो सिंपल है, सिंपल इसमें एक्सप्लेन किया गया है। देखिए ज़रा, कंसिडर एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ले लिया हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, लेट सेट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स बी कंसिडर्ड एज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो ये जो सेट ऑफ पार्टिकल सेट ऑफ पोजीशंस ऑफ ऑल द पार्टिकल, जितने हमने पार्टिकल लिए सिस्टम के अंदर, उनकी जो पोजीशंस हैं उस पोजीशन के सेट को हमने नाम दे दिया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब आज के बाद, जब भी आज के बाद इन द सेंस इस आर्टिकल में, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम का मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम के अंदर हैं उनकी पोजीशंस, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। लेट ए नॉट बी सम कॉन्फ़िगरेशन विच इज स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड ए बी एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हमने दो पार्टिकल ले लिए फिलहाल, एक की पोजीशन ले ली ए नॉट, दूसरे की पोजीशन ले ली कैपिटल ए। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स एक किस्म से पोजीशन। लेट अस टेक द सिस्टम फ्रॉम ए टू ए नॉट, ठीक है, अभी हम सिर्फ दो के बीच में बात कर रहे हैं, सिमिलरली वी कैन एक्सटेंड फॉर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। लेट कैपिटल डब्ल्यू बी द वर्क डन ऑफ ऑल बाई ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम।
हम इस सिस्टम के ऊपर जो आपने नंबर ऑफ फोर्सेज लगा रखी हैं, उन फोर्सेज ने क्या काम किया, उन फोर्सेज की वजह से क्या वर्क डन हुआ, उसको नाम दे दिया हमने कैपिटल डब्ल्यू। फ्रॉम ए टू ए नॉट, ए से लेके ए नॉट तक टोटल नंबर ऑफ फोर्सेज जो लगी हैं उन्होंने कितना वर्क किया, दैट इज इक्वल डब्ल्यू। इफ द सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल पार्टिकल in the plane xy oxy, then origin O will be treated as standard configuration A naught। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने मान लिया कि A naught जो है दैट इज इक्वल टू बेसिकली origin ऑफ द सिस्टम, एक्स वाई प्लेन जो है उसका origin जो हमने A naught से ले लिया। when the forces acting on the system are such that the work done by them from A to A naught is independent of the way मतलब path, then system is said to be conservative। तो ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं। बोलता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस सिस्टम में जो एक्ट कर रही हैं इस तरीके से एक्ट कर रही हैं कि द वर्क डन बाय दैम, उन फोर्सेस ने जो काम किया फ्रॉम ए टू ए नॉट, अगर दैट वर्क डन, इफ दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, देन वी से दैट सिस्टम इज कंजर्वेटिव। अगर उस वर्क डन का पाथ से कोई लेना देना नहीं है तो वो सिस्टम कहलाएगा कंजर्वेटिव। द वर्क डन बाय द फोर्सेज फ्रॉम ए टू ए नॉट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ए से लेके ए नॉट तक उन फोर्सेस ने कितना वर्क किया, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, कि इस ए पोजीशन से लेके ए नॉट पोजीशन तक जो नंबर ऑफ फोर्सेज आपने बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रखी थी उनके द्वारा जो वर्क डन था वो कितना था, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट ए। ठीक है, जहाँ से चलना स्टार्ट किया जहाँ तक पहुँचे, जहाँ से चलना स्टार्ट किया वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेज फ्रॉम ए टू ए नॉट। ठीक है, ये बीच की भाषा अगर आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं, तो इसकी कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। उसका लेट कैपिटल वी बी द पोटेंशियल एनर्जी ले लिया हमने, लेट सिस्टम बी कंजर्वेटिव ले लिया, लेट ए नॉट बी द स्टैंडर्ड कॉन्फिगरेशन, स्टैंडर्ड मतलब ले लिया हमने पार्टिकल की पोजीशन, लेट कैपिटल वी ऑफ ए बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी उसको हमने वी ऑफ कैपिटल ए से लिख दिया। उसका डब्ल्यू ऑफ ए कॉमा बी नोटेशन है और कुछ नहीं, बी द वर्क डन बाय द फोर्सेज फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक फोर्सेज ने जो काम किया दैट वर्क इज डब्ल्यू ऑफ ए कॉमा बी। सो बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ए पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू ए नॉट। ये बोला ना पोटेंशियल एनर्जी को हमने कि ए से लेकर ए नॉट तक कितना वर्क डन हुआ दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ये मैंने ऊपर भाषा यूज़ की है। इसको कर दिया नंबर 1। तो इसका मतलब ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू ए नॉट। लेट द सिस्टम हैज इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम ए टू बी, इनफाइनाइटेसिमल होता है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स ले लिए हमने ए से बी तक। लेट डेल वी बी द इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, अब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स हैं तो उसके अनुसार वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। देयर फोर वी हैव, तो उस इंक्रीमेंट क्या होगी, वो इंक्रीमेंट बेसिकली पोजीशन ये है, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ए नॉट पॉइंट, तो ए नॉट पॉइंट आपका जो है वो कंसाइड्स विद द ओरिजिन। तो डेल वी क्या हो गया, वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए, मतलब बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैसे देते हैं, हम चेंज देते हैं फाइनल पोजीशन के ऊपर। मान लो चेंज आप पोटेंशियल एनर्जी में ले रहे हैं तो फाइनल पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, द डिफरेंस ऑफ दीज टू इज गिव्स द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट दिस इज वर्क डन फ्रॉम बी टू ए नॉट, और ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क डन फ्रॉम ए टू ए नॉट। इसको कर दिया हमने नंबर 2। सिंस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये हम बात कर चुके हैं अभी, ये जो वर्क डन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ से इसका कोई लेना देना नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। सो वी हैव डब्ल्यू ऑफ बी कॉमा ए नॉट, बाई डायग्राम यू कैन से W work done between B to A naught is nothing but this is equal to work done from B to A plus work done from A to A naught, B to A और A से A naught means total work done from B to A naught, and W of B comma A W of B comma A मतलब work done from B to A is equal to minus time work done from A to B। why minus sign, because we are changing the direction। पहले आपने काम किया कहाँ से कहाँ, B से A, जब आप A से B जाएंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर, और W ऑफ ए कॉमा बी को हमने नाम दे दिया डेल W। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को उठाओ और नंबर 2 में पुट कर दो। जैसे नंबर 2 में पुट करेंगे तो डेल वी इक्वल टू, पहले तो W ऑफ बी कॉमा ए नॉट की ये वैल्यू पुट कर दी माइनस W ऑफ ए कॉमा ए नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा W ऑफ बी कॉमा ए और नंबर यहाँ से W ऑफ बी कॉमा ए इज इक्वल टू माइनस टाइम W ऑफ ए कॉमा बी मीन्स माइनस टाइम डेल ऑफ W।
और यही हमने प्रूव करना था। हैंस द इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन विद इट्स साइन चेंज्ड। ठीक है, सो दिस इज द आर्टिकल। हालांकि मैं इसको कराना तो नहीं चाह रहा था, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते थे, पर मैंने ये एक आर्टिकल आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया। बाकी आर्टिकल वर्क डन के, सॉरी, इसके वर्चुअल वर्क के लगभग मिलते जुलते हैं, तो एक आधा मैं और एक्सप्लेन करके बाकी आपको फिर होमवर्क कर दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 24 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा। वर्चुअल वर्क, वर्चुअल से क्या समझते हैं आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल? वर्चुअल मीन्स इमेजिनेशन, कि इमेजिनेशन में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, इन रियल सेंस में काम तो नहीं कर रहे हैं, पर इमेजिनेशन में आप वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ वर्चुअल। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट? पहले तो बोला वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंड वर्चुअल, एंड वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब क्या है? स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, फिर उसके बाद बोल रहा है कि इस वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल क्या है वो बताइए, एंड इलस्ट्रेट इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल तो मैं आपको दे दूंगा, आप खुद, क्योंकि सारी लैंग्वेज ही है, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मैं सिर्फ दो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। एक तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वर्चुअल क्या होता है, और उसके बाद प्रिंसिपल क्या है इसका। तो देखते हैं ज़रा आंसर इसका। लेट अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब अगर लेमैन के टर्म में बात करें तो इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आपने नंबर ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दी और उन फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट अगर जीरो है, देन वी से दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब जो नंबर ऑफ फोर्सेस आपने सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर रखी हैं, उन फोर्सेस का उस सिस्टम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेट अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम। हमने क्या किया, एक बॉडी है जिसके ऊपर आपने नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई कर रखी हैं, और अप्लाई करने के बावजूद भी वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, एंड बॉडी भी इमेजिन्ड टू अंडरगो अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट। और ये हमने मान लिया कि वो जो बॉडी है जिसके ऊपर आप नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, वो थोड़ा सा उसने डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया। If a point A of a body which is acted upon by the system of forces is displaced to B। अब इसमें ज़्यादा कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका बोलने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि जब आपने उस बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई की, अप्लाई करने के बाद जैसे ए पॉइंट के ऊपर फोर्सेस अप्लाई की, और अप्लाई करने के बाद ए से बी पोजीशन तक चला गया, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की, देन ए बी वेक्टर इज कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी वेक्टर मतलब ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल, क्योंकि हम सब इमेजिनेशन में बातें कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। द वर्ड वर्चुअल इज यूज्ड टू शो दैट द डिस्प्लेसमेंट इज ओनली इमेजिन्ड। द वर्ड वर्चुअल इज यूज्ड टू शो दैट द डिस्प्लेसमेंट इज ओनली इमेजिन्ड माइंडेड। तो जो वर्चुअल वर्ड है इसका बेसिकली मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट आपने इमेजिन की कि इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई, एंड नॉट एक्चुअल, और वो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, दैट इज वर्चुअल मीन्स इमेजिनेशन। तो वर्चुअल का मतलब है यहाँ पे इमेजिनेशन। ठीक है जी। अब ये प्रिंसिपल क्या है इसका उसको देखते हैं ज़रा। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क? तो वर्चुअल वर्क क्या होगा यहाँ पे? वर्चुअल वर्क, वैसे वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्चुअल वर्क क्या हो गया, फोर्स तो एज इट इज रही जो आपने अप्लाई कर रखी है, एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्चुअल वर्क होगा तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर वर्चुअल वर्क है तो हो गया फोर्स इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है क्या? व्हाट इज द प्रिंसिपल? इट स्टेट्स दैट अ सिस्टम विच विद वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स, ध्यान रखिए इट इज़ इंपॉर्टेंट है, वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब जिन इक्वेशंस के तहत, मतलब जो जब आप कोई भी प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं तो हमारे पास कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं जिनको हम कंस्ट्रेंट्स नाम देते हैं। ऑपरेशन सर्च में आपने बड़े अच्छे से स्टडी किया इनको। इट स्टेट्स दैट अ सिस्टम विद वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स is in equilibrium under applied forces if and only if zero virtual work is done by these forces in an arbitrary infinitesimal displacement satisfying the constraints। और अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है विद द हेल्प ऑफ दीज वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स, तो उस केस में जो वर्चुअल वर्क होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, मीन्स इफ वर्चुअल वर्क इज जीरो देन वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स की वजह से सिस्टम जो वो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजिशन में होगा।
In this statement, the term applied force means any force other than a reaction of constraints. मतलब कंस्टेंट की अपनी कोई रिएक्शंस होंगी, उनको छोड़ के आप बाहर से जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। ठीक है जी। उसके बाद हमने इस वर्चुअल वर्क के कंसेप्ट को एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन किया यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस लैंग्वेज को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको अपने आप ही ये कंसेप्ट जो है वो समझ आता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिकल कुछ भी नहीं है, इट इज़ टोटली लैंग्वेज। एक सिंपल स्टोरी की तरह आपको ये दिया गया है, तो आप इसको आराम से रीड करें और उसके बाद इसको आराम से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद ये सेकंड पेज है। आप वीडियो को स्टॉप करके इस लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद मैं अब आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 आर नथिंग बट दे आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। और ये क्वेश्चन दोनों बार बार पेपर में आए हुए हैं एंड वेरी सिंपल। एक मैं करा रहा हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। इसमें जो रिजल्ट यूज़ होंगे मैं बीच में एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इन 2 वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल की बात मैं समझा रहा हूँ, और n वेरिएबल्स में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगा। कंसिडर द सिस्टम विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कंसिडर द सिस्टम विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर विच द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय दिस। आपको एक सिस्टम दे रखा है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, और उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज गिवन बाय दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, कैपिटल V इक्वल टू Q1 स्क्वायर प्लस 4Q2 स्क्वायर प्लस 3Q1 Q2। डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर दिस सिस्टम। तो बोलता है कि इसकी स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टडी करनी है आपने। एक तो स्टेबिलिटी स्टडी करनी है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, दूसरा आपने इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टडी करनी है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि नहीं है। और इन दोनों के लिए फार्मूले हैं हमारे पास, एंड दोज फार्मूलेज आर गिवन बाई क्वेश्चन नंबर 27, जिसको हम आगे देखेंगे। सो लेट कैपिटल वी पोटेंशियल एनर्जी ले ली हमने। वी नो, ये याद कर लेना है, दिस इज द रिजल्ट विच इज प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर 27। वी नो फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर। कंडीशंस क्या है इक्विलिब्रियम की? करली वी और करली Q1 इक्वल टू करली वी और करली Q2 इक्वल टू सोन इक्वल टू करली वी और करली Q1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड वेरिएबल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0, where Q1, Q2, so on Q1 are generalized coordinates and the equilibrium is stable। और ये equilibrium stable होगा if capital V is minimum। अगर ये capital V minimum होगा तो equilibrium stable होगा, और potential energy की differentiation with respect to generalized variable 0 हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम जो है वो equilibrium position में है। तो देखते हैं ज़रा। Now we have V इक्वल टू Q1 स्क्वायर प्लस 3Q1 Q2 प्लस 4Q2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है। अब हमारा काम क्या चेक करना, एक तो ये चेक करना है कि Q1 Q2 के ऊपर V का डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, और उसके आप प्रूव करना है कि दिस V इज मिनिमम एट द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2। तो देखते हैं जरा। सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम दे रखा है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो उसका मतलब करली वी और करली V1 इक्वल 0, करली वी और करली Q2 इक्वल 0, करली वी और करली Q1 ये है, करली वी और करली Q2 ये आ गया। मतलब ये आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको विद रिस्पेक्ट टू Q1 डिफरेंशिएट करो, ये आ गया, विद रिस्पेक्ट टू Q2 डिफरेंशिएट करो, ये आ गया, और दोनों को 0 के बराबर ले लिया। उसके बाद सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, ठीक है। इसको 3 से गुणा कर दो, उसको 2 से गुणा कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो Q1 भी 0 आ गया, Q2 भी 0 आ गया, ठीक है जी। तो इसका मतलब सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये Q1 Q2 हमेशा 0 होंगे। क्लियर हो गया जी। उसके बाद अब चेक करना है कि ये स्टेबल है कि नहीं। तो स्टेबल के लिए क्या देखेंगे, आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम आनी चाहिए। देखते हैं मिनिमम आती कि नहीं आती। ना हो V इक्वल टू Q1 स्क्वायर प्लस 3Q1 Q2 प्लस 4Q2 स्क्वायर दे रखा है आपको। पहले तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका छोटी क्लास के कंसेप्ट है। Q1 स्क्वायर प्लस 3Q1 Q2 कैसे निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। इसका लो हाफ, मतलब Q1 के कोफिशिएंट का लो हाफ, क्योंकि यहाँ वेरिएबल Q1 है, Q1 के कोफिशिएंट का लो हाफ, और हाफ लेने के बाद उसका करो स्क्वायर। इसका हाफ क्या आएगा, 3Q2/2, उसका किया स्क्वायर, स्क्वायर करके जो है उसी को ऐड किया, उसी को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर किसका, Q1 प्लस 3/2 Q2 का होल स्क्वायर, इतना इतना। और इन दोनों को सॉल्व करके आ गया 7/4 Q2 स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान दें, दिस इज स्क्वायर, दिस इज अगेन स्क्वायर,
Square of any quantity is always positive. This is also positive. इसका मतलब this sum is always positive means this is always greater than 0. इसका मतलब एक चीज़ क्लियर होगी, दिस कैपिटल V इज ऑलवेज पॉजिटिव या एट द मोस्ट इक्वल टू जीरो. जीरो कब होगा? जब ये भी जीरो होगा तथा ये भी जीरो होगा, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म्स का सम जीरो तभी होगा जब टर्म्स इंडिविजुअली इक्वल टू जीरो होंगी. तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, दिस कैपिटल V is at the least zero, otherwise it is always positive. तो दिस V is लीस्ट क्या है? जीरो. तो अब चेक करो ज़रा, इसका मतलब दिस V इक्वल टू जीरो इज़ द लीस्ट वैल्यू. सो वी विल चेक दिस V इक्वल टू जीरो एट Q1 और Q2 और नॉट. इफ दिस कैपिटल V इज इक्वल टू जीरो एट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2, तो उसका मतलब वी विल गेट मिनिमम वैल्यू. इफ वी विल गेट मिनिमम वैल्यू तो सिस्टम इज स्टेबल. तो अब Q1 और Q2 को उठाओ और V में पुट करो. यहाँ पे V में पुट करो, इन Q1 Q2 की जो वैल्यू निकाली है इसको यहाँ रखो और रख के देखो V जीरो आ गया. तो इसका मतलब आप मिनिमम वैल्यू गेन कर रहे हैं. इसका मतलब सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम स्टेबल है. ठीक है जी. तो ये आर्टिकल था. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे खुद. ये है अगेन सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल. कंसिडर द चेन ऑफ एन इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स. ये कुछ एक स्ट्रिंग लिया हमने, ठीक है. स्ट्रिंग के यहाँ पर एक रॉड बांध दी, फिर दूसरे पॉइंट के ऊपर रॉड बांध दी, तीसरे पॉइंट के ऊपर रॉड बांध दी, चौथे के ऊपर एंड सोन, और लास्ट पॉइंट के ऊपर रॉड बांध दी. और रॉड बांधने के बाद ये डायग्राम मतलब ये स्ट्रिंग जो छूट के इस साइड को जाए, हमने पी फोर्स अप्लाई कर दी इसके ऊपर, ठीक है. एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स पी इज अप्लाइड टू द अदर एंड an+1 ऑफ द चेन. फाइंड द इक्विलिब्रियम कॉन्फिगरेशन. तो बोर्ड इसकी इक्विलिब्रियम कॉन्फिगरेशन स्टडी करो क्या होगी. तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. यू कैन डू. पीडीएफ्स आपके पास हैं, और जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो वीडियो को पॉज करके इसको स्टडी कर सकता है. तो ये इसका प्रूफ है. उसके बाद ये सेकंड पेज इसका. पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट. ये कैलकुलेशन वर्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे मैं. उसके बाद ये इसका फाइनली आंसर. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 23. 24 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद 25 इज़ अगेन एज इट इज़ 23. 25 में क्या पूछा है इसने, क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका है. स्टेट प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड फाइंड इट्स एप्लीकेशन टू अ सिस्टम विद जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स Q1 Q2 सोन Q1. मतलब n कोऑर्डिनेट्स अगर जनरलाइज्ड हैं तो उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करनी. तो ये क्वेश्चन इज नथिंग और दिस इज एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 23. तो पहले तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क आपने एक्सप्लेन करना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 23 को एज इट इज़ कर देना है. तो इसको दोबारा बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है नहीं, ये हम पहले बता चुका हूँ इसको. सो दिस इज़ द प्रूफ फॉर दिस क्वेश्चन मीन्स विच इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 23. और उसके बाद फिर ये इसका आगे फाइनल आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 इज अगेन फॉर यू पीपल एंड दिस इज अगेन सिंपल. स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. यूज दिस टू शो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम इज दैट द जनरलाइज्ड फोर्सेज आर जीरो. मतलब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में जनरलाइज्ड फोर्सेज आपकी जीरो होंगे. तो दिस इज अगेन सिंपल वन. सो सिंपल डिफाइनिंग है इसमें, तो यू कैन डू इजीली. इसको रीड करिए, आपको सारा ये आर्टिकल आराम से समझ आ जाएगा. उसके बाद ये इसका सेकेंड पेज का प्रूफ. तो वीडियो को पॉज करके यू कैन सी द प्रूफ, यू कैन राइट द प्रूफ. उसके बाद ये नेक्स्ट आर्टिकल है जिसकी मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 22 में. दिस इज क्वेश्चन नंबर 27. स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. अब आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बार पूछा हो प्रिंसिपल. एंड ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम द पोटेंशियल कैपिटल V. मतलब
पोटेंशियल वी से आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टडी करनी है, व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इट इज़ अगेन वेरी सिंपल, पहले तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क वही एज इट इज़, उसके बाद फिर आपने ये आर्टिकल स्टार्ट करना है। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल, पहले सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये इसका सेकंड पेज है, यू पॉज द वीडियोस एंड राइट द सॉल्यूशंस। उसके बाद फाइनली ये है इसका, एंड फाइनली वी प्रूव्ड करली वी और करली क्यू रो इक्वल टू 0, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 22 में यूज़ किया था कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वी की डिफरेंशिएशन और पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड वेरिएबल जो है वो 0 के बराबर होगी। सो अभी मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो इज़ क्वाइट लेंथी, और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।